जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको थाने के संबंधित कार्यों, कानून से संबंधित जानकारियां एवं पुलिस के जीवन से संबंधित वीडियो के बारे में जानकारी देते रहता हूं। जैसे पूर्व के एक वीडियो में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि आप थाना में जाकर FIR कैसे दर्ज करा सकते हैं, और यदि थाना FIR करने से इनकार कर दे तब की स्थिति में आप किन प्रक्रियाओं के तहत थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके द्वारा थाने में जाकर FIR दर्ज करा देने के पश्चात किस प्रकार की कार्रवाई होती है। सामान्यतः हम जब कभी भी FIR दर्ज करा देते हैं और उसके पश्चात हम जाकर संबंधित थाना के विवेचनाधिकारी या जांचकर्ता अधिकारी से पूछते हैं FIR दर्ज कराए थे, उस प्रकरण में किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तब संबंधित विवेचनाधिकारी यह बोलते हैं कि अभी जांच चल रहा है, विवेचना चल रहा है, जांच विवेचना कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात चालान पेश करेंगे। सामान्यतः इन्हीं शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः विवेचनाधिकारी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह जांच विवेचना क्या है? जैसे ही हम FIR दर्ज करा देते हैं उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो होता है, आपके साथ जो घटना हुई है और उस घटना में जो उपस्थित परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, उन गवाहों को एक लिंक के रूप में एक दूसरे से जोड़ते हुए उसको दस्तावेज के रूप में लिखकर माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और यही होता है विवेचना। आपके द्वारा लिखाए गए FIR को जितने अच्छे से हम प्रमाणित कर पाते हैं, जिन भी तथ्यों के आधार पर आपने FIR लिखवाया है, उसको जितनी मजबूती से पुलिस अधिकारी उसको जोड़ पाते हैं, उतने चांसेस रहते हैं कि अपराधी को सजा हो। कुल मिलाकर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए, घटना जब हुई है उस समय से एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ते हुए हम आरोपी तक पहुंचते हैं और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को हम विवेचना कहेंगे। सामान्य रूप से हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो एक छुट्टी के लिए जैसे आवेदन पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार से हमको आवेदन पत्र लिखना है। स्कूल में हम प्रिंसिपल के नाम से आवेदन पत्र लिखते हैं, चूँकि स्कूल के प्रमुख प्रिंसिपल रहते हैं और हम उन्हीं के नाम से संबोधित करते हुए हम आवेदन लिखते हैं। अतः थाना में हम FIR दर्ज कराने जाते हैं तो वहाँ थाना प्रभारी के नाम से संबोधित करके हम वहाँ पे आवेदन लिखते हैं। हमारे साथ जिस भी प्रकार की घटना हुई है उस घटना को हम विषय बनाते हैं। जैसे हमारे साथ मारपीट हो गया है, या फिर चोरी हो गया है हमारे घर में, या फिर लूट हो गया है, डकैती हो गया है, किसी भी प्रकार की हुई घटना हुई है, उन घटना को हम विषय में लिखते हैं। आवेदन के नीचे में विस्तार पूर्वक घटना को स्पष्ट रूप से हम लिखते हैं और उसके पश्चात सबसे नीचे में हम अपना नाम लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से छुट्टी के लिए आवेदन लिखता है, लगभग उसी प्रकार से हमारे साथ किसी भी प्रकार की कोई संज्ञेय अपराध की घटना हुई है उसके बारे में लिखना है, और उसको हमें थाना प्रभारी को या थाने में उपस्थित संबंधित विवेचनाधिकारी या डे ऑफिसर जो होते हैं उनको देना है। उसके पश्चात हमारा वहाँ पर FIR दर्ज कर लिया जाएगा। यदि हमारा FIR दर्ज नहीं किया जाता है तो थाना स्तर से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप उनके पास आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देकर आप अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि इसके पश्चात भी आपका FIR दर्ज नहीं किया जाता है तब की स्थिति में आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कोर्ट निर्देशित करेगी कि आप इन प्रकरणों में FIR दर्ज करें, उसके पश्चात थाना को आपका FIR दर्ज करना ही पड़ेगा। कि आप अपना FIR दर्ज करा चुके हैं, अब FIR दर्ज कराने के पश्चात की प्रक्रिया क्या क्या है। जैसे ही आपका FIR दर्ज कर दिया जाता है उसके पश्चात विवेचनाधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर घटना स्थल जांच के लिए रवाना हो जाते हैं, जो आपको भी साथ में लेके जाएंगे। वहां पर आपके द्वारा घटना स्थल के बारे में बताया जाएगा, और घटना स्थल में जिन भी चीज़ों को आप बताएंगे, जिन भी बातों को आपने FIR में लिखा है, प्रयास किया जाता है कि वहाँ पे कुछ साक्ष्य उपलब्ध हो जाए और उन साक्ष्यों को जब्त किया जाए। यदि कोई गंभीर अपराध है और जैसे कहीं कोई मर्डर हुआ है या कोई बड़ी डकैती हुई है, लूट हुआ है, तो जहाँ पर फोरेंसिक की आवश्यकता है वहाँ पर फोरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और उनसे राय लिया जाता है। दूसरा होता है कि हम जो भी गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, अप्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, यदि आपके साथ कोई घटना हुई, कोई देखा है, हम सबसे पहले उनका कथन लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन लेते हैं या फिर अप्रत्यक्षदर्शी गवाहों के भी कथन लेते हैं कि घटना के पश्चात आपने किन किन व्यक्तियों को आपके साथ हुई घटना के बारे में बताया है, और उन लोगों का हम बयान लेते हैं और बयान लेने के पश्चात उसको संलग्न करते हैं। और यह भी देखते हैं कि आपके द्वारा जो FIR लिखाया गया है
और सामने वाला व्यक्ति जो गवाह है, प्रत्यक्षदर्शी अथवा अप्रत्यक्षदर्शी गवाह है, वह आपके द्वारा लिखाए गए एफआईआर को प्रमाणित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है। यदि आपके द्वारा लिखाए गए एफआईआर को संबंधित गवाह प्रमाणित नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपके द्वारा भी झूठा एफआईआर भी लिखाया गया हो। इसके पश्चात आरोपी की पतासाजी की जाती है। आरोपी की पतासाजी करके उसे अभिरक्षा में लेकर थाना लाया जाता है या मौके पर ही पूछताछ किया जाता है। गवाहों के समक्ष उसे पूछताछ किया जाता है कि आपने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, और घटना से संबंधित जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, आरोपी से जब्त किया जाता है। जैसे अगर मर्डर किया है तो घटना के समय पहना हुआ कपड़ा जब्त करेंगे, घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर सकते हैं। यदि चोरी किया हुआ है तो चोरी किया हुआ सामान को वहाँ पर जब्त करेंगे। यदि लूट और डकैती डाले हैं किसी हथियार से तो उस हथियार को हम जब्त करेंगे, और यदि आवश्यकता हो तो उसे फोरेंसिक के पास भेजा जाता है और उसका रिपोर्ट लिया जाता है। इस प्रकार से हम आरोपी से पूछताछ करते हैं, जिसे हम मेमोरेंडम कथन कहते हैं। और आपके एफआईआर को ही यह मेमोरेंडम कथन पूछताछ के दौरान लगभग पुख्ता रूप से यह प्रमाणित करता है कि आपके साथ घटना हुई है। आपके द्वारा जो एफआईआर में लिखाया गया है कि आपके साथ यदि आपके घर में यदि चोरी की घटना हुई है और कोई मोटरसाइकिल चोरी हुई है या फिर अन्य कोई गहने जेवरात चोरी हुए हैं, और यदि हम उस आरोपी से उस गहने जेवरात को या मोटरसाइकिल को हम बरामद कर लेते हैं, या हत्या हुई है, कुल्हाड़ी से मारकर हत्या हुई है तो उस कुल्हाड़ी को खून लगा हुआ कुल्हाड़ी हम बरामद करते हैं, और तो यह लगभग तय हो जाता है कि आरोपी वह है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और पर्याप्त सबूत हो जाने के पश्चात, साक्ष्य हो जाने के पश्चात उसे गिरफ्तार कर हम न्यायालय भेज देते हैं। गिरफ्तार करने पर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी जाती है। यदि आप मारपीट का एफआईआर लिखाते हैं या आपके साथ लूटपाट हुआ है, तब आपको मारपीट करने पर किसी प्रकार का कोई चोट आया हुआ है, तो एफआईआर लिखाने के पश्चात आपका डॉक्टरी मुलाहिजा भी कराया जाता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आपको वहाँ मारपीट करने के दौरान चोट आई है। एफआईआर को हमें कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखाना चाहिए, या हम जो बयान देते हैं उसको कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखाना चाहिए। तो यह कोर्ट में जब जाता है और यह मिल जाता है कि हाँ आपके द्वारा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, तथ्य पाए जाते हैं, तो संदेह का लाभ देकर आरोपी को दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो आप कभी भी एफआईआर जब लिखाते हैं तो जो सही घटना हुई है उसी घटना को लिखाएं। जब आप बयान देते हैं तो जो घटना हुई है उसे साफ और स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी को बताएं। हो सके तो आप उसको पढ़ लें, और पढ़ने के पश्चात एक प्रति आप रख भी सकते हैं, ताकि भविष्य में यदि उस घटना के संबंध में कोर्ट में आपसे साक्ष्य लिया जाता है, पूछा जाता है, तो आप स्पष्ट रूप से उस घटना को पुनः बता सकें। तो आज हमने देखा कि एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन अधिकारी घटना स्थल जाते हैं, वहाँ पे साक्ष्यों को संकलन करते हैं, गवाहों का कथन लेते हैं और साक्ष्य का संकलन करते हैं। आपके साथ यदि मारपीट हुई है तो आपका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाते हैं, आरोपी को अभिरक्षा में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, और जो भी घटना के दौरान उसने हथियार प्रयोग किया है अथवा किसी सामान की चोरी की है अथवा किसी डंडे से आपको मारा है, पत्थर से मारा है, तो उन सब चीज़ों की हम जब्ती करते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो उसे फोरेंसिक के पास भेजा जाता है, और इन सारी चीज़ को इकट्ठा करने के पश्चात दस्तावेज के रूप में शामिल करने के पश्चात हम फाइनली चार्जशीट तैयार करते हैं, और चार्जशीट तैयार करने के पश्चात हम उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं। चार्जशीट प्रस्तुत करने के पश्चात एक तिथि दी जाती है, और उस डेट को संबंधित आरोपी के ऊपर जो चार्ज लगता है, और चार्ज लगने के पश्चात आगे ट्रायल होता है, जहां पर आरोपी यदि अपराध स्वीकार करता है तो केस वहीं पर उसे सजा देकर समाप्त की जाती है, और यदि स्वीकार नहीं करता है, आगे वह विचारण चाहता है, तो आगे केस को विचारण के लिए बढ़ाया जाता है, जहां पे आपके द्वारा जो एफआईआर लिखाया गया है, आपके जो गवाह हैं उन सारे गवाहों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है, और उसके पश्चात मजिस्ट्रेट साहब जो भी निर्णय होता है, चाहे दोष मुक्त हो चाहे उन्हें सजा मिले, और संबंधित विधि के अनुसार, सम्मत विधि के अनुसार वो उसका निराकरण करते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। तो आज हम लोगों ने देखा कि एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात किस प्रकार से थाने में विवेचना किया जाता है एवं चार्जशीट पुटअप किया जाता है। हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप केस कैसे जीत सकते हैं, किन प्रक्रियाओं का आपको पालन करना होता है, और आप कोर्ट में कैसे गवाही दें ताकि आपका केस मजबूत हो सके और सामने वाले जो आरोपी हैं उसे सजा हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।